लगती है घर तो लग जाने दो, ऐसी सोच को मर जाने दो। चाहते हो देश को बदला जाए तो खुद को भी बदल जाने दो। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव और आप देख रहे हैं जी कचहरी। जी कचहरी में आज होगी देश के सबसे बड़े मुकदमे की सुनवाई। मुकदमा मदरसे से जुड़ा है। सवाल है, क्या देश के मदरसे बंद होने चाहिए? जज साहब भी हमारे साथ आएंगे और हम आपको बता दें कि यह मुकदमा क्यों दर्ज कराया गया है और इसकी सुनवाई क्यों जरूरी है। इसकी जानकारी आपको सिर्फ 1 मिनट की रिपोर्ट में मिल जाएगी जो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं पूरे सम्मान के साथ हमारे ऑनरेबल जज साहब से आग्रह करूंगी कि वो यहां पर आए। मैं चाहती हूं सब लोग खड़े हो जाएं सम्मान में। तो ऑनरेबल जज सर, अगर आपकी इजाजत हो तो फिर हम आज के मुकदमे पर अपनी रिपोर्ट दर्शकों को दिखा दें। यस, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाती है। देश में 24,000 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं, लेकिन ये मदरसे कब तक चलते रहेंगे इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की सिफारिश की है। एनसीपीसीआर ने आस्था के रक्षा के अधिकारों के उत्पीड़क बच्चों के अधिकार बनाम मदरसा नाम से एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश के मदरसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं कर रहे हैं। मदरसों में ऐसे शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं जिनके पास शिक्षक बनने की ट्रेनिंग भी नहीं होती। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे स्कूलों के सिलेबस से जुड़ी बेसिक नॉलेज से भी दूर हैं। इसी आधार पर रिपोर्ट में कहा गया कि मदरसों को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद होनी चाहिए और मदरसा बोर्ड को भंग किया जाना चाहिए। जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सभी बच्चों को मदरसों से निकालकर स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जाए। कुछ दिन पहले ही एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में बताया था कि मदरसे में शिक्षा का स्तर राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है। तो मुझे उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का मुकदमा क्यों जरूरी है। जैसा कि हर मुकदमे में कम से कम 2 पक्ष होते हैं, इसी तरह यहां भी 2 पक्ष हैं। एक पक्ष वो जो मदरसों को बंद कराना चाहता है और दूसरा पक्ष वो जो मदरसे पर आंच नहीं आने देना चाहता है। तो जज सर, अगर आप कहें तो मुकदमा आपकी इजाजत के बगैर तो शुरू किया नहीं जा सकता है, तो अब मैं मुकदमा शुरू करने की आपसे इजाजत चाहूंगी। शुरू किया जाए। आभार जज साहब। अब मैं कटघरे में सबसे पहले बुलाना चाहती हूं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो को, जो मदरसों को बंद कराने पर तुले हुए हैं। तो आइए प्रियांक जी, तालियां बजा दीजिए प्रियांक जी के लिए एक बार। सर, क्या दिक्कत है आपको मदरसों से, क्यों इन्हें बंद कराने पर तुले हुए हैं? आपका आरोप पत्र जो है उसमें खामी है। ये हमारी रिपोर्ट है। इसके अलावा जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं, हम मदरसा बोर्ड्स बंद कराना चाहते हैं। हम मदरसा बोर्ड्स को मिलने वाली ग्रांट बंद कराना चाहते हैं। हम मदरसास को मिलने वाली सरकारी ग्रांट बंद कराना चाहते हैं। हमने कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम मदरसा बंद कराना चाहते हैं। तो आरोप को पहले ठीक करिए, उसके बाद मुकदमा ठीक रहेगा। आरोप देखिए इसलिए लगाया गया कि जब आप ग्रांट ही बंद करा देंगे तो बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं। तो अगर उनके पास कोई पैसा ही नहीं होगा तो शिक्षकों को कहां से फीस दी जाएगी? जो मदरसा चलाया जाता है उसका खर्चा कैसे चलेगा? उस इमारत का किराया कैसे दिया जाएगा? तो कुल मिलाकर आप चाहे ना कैसे पकड़े या ऐसे पकड़े, आप अगर मदरसे का सारा फंड बंद कर देंगे तो मदरसा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। प्रियांक जी देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो फंड इकट्ठा करने के सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज इतने सशक्त हैं, इतने साधन संपन्न हैं, इतने प्योर हैं, इतने पाक हैं। एक सवाल मैं आपसे उल्टा करता हूं, आप पूछिएगा। सरकार के पास जो पैसा आता है उसमें तो एक्साइज ड्यूटी का भी पैसा है, यानी शराब का पैसा। सरकार के पास जो पैसा आता है उसमें तो सिक्योरिटीज के डिपॉजिट पे इंटरेस्ट का भी पैसा है, यानी ब्याज का पैसा।
ब्याज का पैसा, शराब का पैसा क्या मदरसा चलाने के लिए दिया जाना जायज़ है? जो कम्युनिटी के खुद के सोर्सेज हैं फंडिंग के, हमने अपनी रिपोर्ट में बड़े ही इलॉबरेटेड वे में उनको दिया है, उनको डिस्कस किया है, उनको बताया है। किसी भी सरकार की योजना से 100 गुना ज़्यादा कम्युनिटी के अपने रिसोर्सेज हैं। आप अगर रिपोर्ट के पेज नंबर 31 पे आएंगे तो पेज नंबर 31 और 32 पे हमने वो सोर्सेज डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं कि किस प्रकार ज़कात का, कुर्बानी की खालों के डोनेशन का और फितराना का जो है वो पैसा आता है। 1,20,000 करोड़ की जो वक्फ संपत्तियां हैं उनमें मदरसों का हिस्सा है किराए में, तो उनका जो पैसा आता है, जो पाक तरीके हैं, जो रिलीजियस तरीके हैं, जो हलाल तरीके हैं, उन पैसे से ही तो मदरसों में खर्च करना चाहिए। हम तो बल्कि प्योरिटी की बात कर रहे हैं। ऐसा पैसा आप क्यों लगा रहे हैं? जो शराब से पैसा आता है, जो ब्याज का पैसा है, मदरसे में क्यों लगा रहे हैं? कम्युनिटी को सोचना चाहिए इसके बारे में। आपके स्तर पर मैं अब उन अभिभावकों की राय जानना चाहती हूं जिनके बच्चे मदरसे में पढ़े। और जज साहब, इसके लिए मुझे फिर एक बार आपकी इजाजत की जरूरत। तो यहाँ पर जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे मदरसों में पढ़े हैं, हमें उनसे भी बात करनी है। इसी दौरान प्रियांक जी, मैं चाहूंगी कि अब आप कटघरे से बाहर आ जाइए, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि आप पाक तरीके से, हलाल तरीके से जो पैसा मदरसे में आए उसका इस्तेमाल तो चाहते हैं। तो मतलब आपकी नीयत मदरसे बंद कराने की नहीं है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि साहब एकदम पाक साफ तरीके से ये मदरसे चले। तो मैं एक मिनट पहले, अभिभावक जो जिनके बच्चे यहाँ पढ़े हुए हैं, मेरे साथ ये मोहतरमा यहाँ पर मौजूद हैं, आपके बच्चे मदरसे में पढ़े हुए हैं, क्या शिक्षा कमतर है? ये कहा जाता है कि विज्ञान नहीं है यहाँ पर, गणित उस तरह से नहीं पढ़ा, सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाती है, सिर्फ कट्टरवाद पढ़ाया जाता है। देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हकीकत और कहने में बहुत फर्क होता है। उस अंतर को समझने के लिए आपको उस चीज़ में अपनी पैर रखनी होगी। पैर रखे बिना जो इंसान बोलता है वो कहीं ना कहीं कूटनीति के आधार पर वो बातें रखता है। तो यहाँ पे कूटनीति नहीं होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि उस समाज, जिस समाज को कहीं से एजुकेशन मिलने की उम्मीद नहीं रहती है, हम मानते हैं कि आपने स्कूलों में आपको दाखिला नहीं मिलता। वही मैं पॉइंट पे आ रही हूँ। आप ये बताइए कि आज सरकारी स्कूल में EWS सर्टिफिकेट बना के कितने लोग अपने बच्चों को डाले हुए हैं? कहाँ जाएंगे वो बच्चे जो ऑलरेडी स्लम में हैं? कौन दे रहा है उनको एजुकेशन? कौन दे रहा है उनको फ्री में खाना? कौन दे रहा है उनको फ्री में कपड़ा और रहना और प्यार? ये हमारे मदरसे दे रहे हैं। इस मदरसे को बंद करने की और चीज़ों को आप भटकाने की बात करते हैं। मैं जरा मौलाना साहब से बात करूं। जी, मैंने जनाब का लेटर पढ़ा है कानून गो साहब का, जो इन्होंने रिकमेंडेशन किया है। उसमें कई बातें हैं, रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज मदरसे की भी इन्होंने बात की है। तो मैं पहले तो सजेस्ट करूंगा कि कल एक बयान जारी करें और जिसमें ये कहें, जो बात यहाँ पर कही है कि मैं मदरसों को बंद नहीं कराना चाहता हूँ, है ना, मेरा मकसद जो है सिर्फ जायज़ और नापाक उसकी आमदनी की बात है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि टैक्स का पैसा तो मुसलमान भी देता है और वो जायज़ और हलाल कमाई से देता है, ठीक है, और जो है और भी लोग हैं, हम नहीं कह सकते कि सिर्फ शराबी का पैसा जो है आता है टैक्स के रूप में। तो ये कैसे ये डिसाइड करेंगे जनाब कि मदरसों को जो फंड दिया जाता है, मदरसा बोर्ड को जो दिया जाता है, वो सिर्फ शराब का ही पैसा दिया जाता है, नाजायज पैसा ही दिया जाता है? ये कैसे जनाब डिसाइड करेंगे? ठीक है, तो और ये कोर्ट तय करेगा ना, ये कोर्ट और सरकारें तय करेंगी। मैं वही कह रहा हूँ, क्या जायज पैसों की कमी है क्या हमारे देश में? क्या शराब और जुए के अलावा और पैसे नहीं आते? क्या कहेंगे आप रईस साहब? देखिए, कानून गो साहब की एक बात पर मैं सशर्त जो है एग्री करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने इस बात के लिए कहा कि शायद ग्रांट उनको नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ, जो नेशनल सैंपल सर्वे का एक डाटा है कि लगभग 3.2 मिलियन, मतलब 32 मिलियन जो है स्टूडेंट जो है, बच्चे जो हैं बिलो 13 ईयर्स एज, वो जी 3.25 करोड़ स्कूल में दाखिला भी नहीं ले पाते हैं। ये फैक्ट्स आपको ही मालूम है। और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं ही नहीं। पिछले 10 सालों के अंदर 61,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया है सरकार ने। आपका डाटा इसके ऊपर आना चाहिए था कि जो स्कूल बंद कर दिए गए हैं उनकी जगह जो है NCPCR को ये रिपोर्ट लेके आनी चाहिए थी, रिकमेंडेशन देनी चाहिए थी, जो रूरल एरियाज के अंदर स्कूल बंद कर दिए गए हैं या जो स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं उनको दोबारा
जो है रिस्टेब्लिश करते और उसके अंदर लेकर आते, ना कि क्योंकि मदरसा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। चलिए ठीक है, तो ये एक बड़ा पॉइंट जो है वो प्रियांक जी यहाँ पर रखा है। अब मुझे लगता है कि सवाल उस पक्ष से भी हमें ले लेना चाहिए जिसे लगता है कि मदरसों के खिलाफ देश में एक सोची समझी साजिश चल रही है। हाँ जी, कटघरे में आइए और बताइए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, और मैं चाहूंगी कि वकील साहब आप आए कटघरे में और मुझे बताएं कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि एक सोची समझी साजिश के तहत ही आपको टारगेट किया जा रहा है। या सर चलिए आप आइए, पहले आप आइए कटघरे में। तो प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब जो हैं वो हमारे साथ इस समय कटघरे में मौजूद हैं। और जुनैद साहब, मेरा सवाल ये है कि जब भी मदरसों की बात आती है, मदरसों का जिक्र आता है, तो मुसलमान समुदाय की तरफ से ये कहा जाता है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है प्रोफेसर साहब? अब ये कहाँ से सुना है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चूंकि मैं मदरसा बैकग्राउंड से हूँ जी, और इस वक्त यूनिवर्सिटी में हूँ, इसलिए मुझे मदरसों के बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल कीजिए। नंबर एक, पहली बात तो ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, इन सब के कायम करने वाले मदरसे के लोग हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर कई एक बड़े ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स और एम्बेसडर तक मदरसे के पढ़े हुए लोग हैं। ठीक है। मदरसा एक सेहतमंद समाज देने की सिर्फ ताकत नहीं रखता है, बल्कि एक्सपीरियंस ये बताता है कि वहाँ के जज साहब बैठे हैं। मैं पूरे चैलेंज के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि कोर्ट के अंदर केसेस उठा करके देख लिए जाएं, मदरसे के फारिगीन, मदरसे के पढ़े हुए लोगों के केसेस बहुत कम जाते हैं, इसलिए कि समाज के अंदर वो अमन और शांति फैलाने का काम करते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये कहा जाता है कि मदरसों में कट्टरवाद सिखाया जाता है, राष्ट्रवाद के नाम पर कट्टरवाद बढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाती है, ना विज्ञान पढ़ाया जाता है, ना उस स्तर के इंजीनियर, डॉक्टर और IAS बनाए जाते हैं। ये इतना बड़ा झूठ है, इससे बड़ा झूठ शायद मैंने पहली बार इससे पहले नहीं सुना हो। अब आप सुन लीजिए, हिंदुस्तान का पहला एजुकेशन मिनिस्टर जिसने IIM भी दिया और IIT भी दिया, मदरसे का पढ़ा हुआ मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सिर्फ इतनी ही तक बात नहीं पहुंचती है, मैं आपको बता दूं कि बहुत से हिंदू जो कि आप देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद और इसके अलावा बड़ी बड़ी शख्सियात ने की बेस कहीं ना कहीं मदरसे में मिलती है। मैं आपको बता दूं, गांधी जी बुनियादी तौर पर मदरसे से ताल्लुक रखते हैं। आपको मैं बता दूं, बहुत मैंने तो कभी सुना नहीं सुना तो पढ़ना चाहिए, इसीलिए तो पढ़ना चाहिए। कभी पढ़ा भी नहीं, गांधी को पढ़ा है, गांधी के ऊपर पुस्तक पढ़ी है, लेकिन कभी ये पढ़ा नहीं है। मैं बता रहा हूं, राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा की पूरी तहरीक चलाई थी, मदरसे से पढ़े हुए थे। जज साहब, मुझे लगता है कि आप सुन रहे होंगे, हर दलील को आप यहाँ पर सुन रहे होंगे, और अब मुझे लगता है कि मुझे दर्शकों के बीच में भी जाना चाहिए, जो यहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई है। मदरसों को लेकर जिस तरीके की बात की जा रही है, ये कह रहे हैं कि भाई गांधी भी मदरसे में पढ़े थे, जो लोग मदरसे में नहीं पढ़े थे वो देश का बंटवारा चाहते थे, लेकिन जो पढ़े थे वो नहीं चाहते थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, मदरसे में पढ़ने और ना पढ़ने का सवाल नहीं है, सवाल है कि शिक्षा सही होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो है। ठीक है, ठीक है। क्या मदरसे में सही शिक्षा होती है? जी मैम, सही होती है। क्या कहेंगे आप? आप कहाँ पढ़े हैं? मदरसे में? बिल्कुल मदरसे में पढ़ा हूँ मैं। तो विज्ञान पढ़ाया जाता है वहाँ पर? क्या वहाँ पे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट जो विज्ञान के होते हैं वो कराए जाते हैं? ये सारी चीज़ कराई जाती है, सारी चीज़ें कराई जाती हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ अध्यापिकाएं भी मौजूद हैं और बड़े बड़े स्कूलों की वो अध्यापिकाएं हैं, मैं उनसे भी सवाल लेना चाहूँगी। अभी नहीं, आई फील, देखो तो अगर आप इसको हिंदू मुस्लिम या ऐसे करोगे तो फिर आप ये सब बातें कर सकते हो। अगेन अभी पीछे से किसी ने कहा इट्स अबाउट एजुकेशन, तो अगर जितना मुझे समझ है कि यूनेस्को कहता है एजुकेशन वही है, मॉडर्न एजुकेशन, जो चेंज को क्रिएट और मैनेज कर सके। ठीक है। और मुझे लगता है मॉडर्न एजुकेशन वो है जो आइडेंटिफाई करे, जो अंडरस्टैंड करे, जो क्रिएट करे, जो इनोवेट करे, जो कंप्यूट करे, जो हज़ारों साल का मटेरियल इकट्ठा किया है हमारी हिस्ट्री में, फिलॉसफी में, वो सब एजुकेशन है। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि मदरसे उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़े जिस रफ्तार से अंग्रेजी मीडियम स्कूल या प्राइवेट स्कूल या ये कहीं के कुछ हद तक सरकारी स्कूल बढ़े हैं?
अगर वो मदरसे में ये सब कुछ है तो वो प्रोग्रेसिव है और वो मॉडर्न एजुकेशन है, अगर वो नहीं है तो ये मॉडर्न एजुकेशन के अंडर नहीं है। ठीक है मैम, आप क्या कहेंगी इस पर? मैम हम लोग ग्लोबल एजुकेशन में बिलीव करते हैं, विच मीन्स कि जो बच्चे हैं शुरू से खेल कूद में भी करें, पढ़ाई में भी पार्ट लें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में लें, साइंस में लें, साइंस एक्सपेरिमेंट्स करें और आगे ही बढ़ते रहें। हम लोग बिलीव करते हैं कि बच्चों को द एबिलिटी टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। क्या आपको ऐसा लगता है कि मदरसे में ये सारी एबिलिटीज नहीं डेवलप की जा रही हैं? आई वुड गो विद व्हाट मैम जस्ट सेड कि अगर ये सब हो रहा है देन दैट इज आल्सो मॉडर्न। ठीक है, एक और यहाँ पर जिन्होंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, फिर चाहे वो मदरसे में हो, चाहे वो किसी प्राइवेट स्कूल में हो और या फिर सरकारी स्कूल में। लेकिन मेरे तो राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने तो जो हम लोग का स्कूल होता है उसमें पढ़ के इन्होंने इतना बड़ा वैज्ञानिक बने और वो। अब यहाँ पर देखिए दो पक्ष, अब यहाँ पर जज साहब दो पक्ष बट गए हैं। एक पक्ष कहता है कि भाई हमारे मदरसे में पढ़े और एक पक्ष कहता है कि नहीं। वो तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जितना मिसाइल बनाया सब, कोई अग्नि, कोई ब्रह्मोस, कोई ब्रह्मास्त्र, सारा वो वैदिक चीज़ों का, वैदिक उनके मिसाइल का नाम रखा है। कि मुझे कामरान मलिक साहब से ये सवाल लेना चाहिए, आप मदरसों की शिक्षा की हिमायती हैं, लेकिन जो मुस्लिम देश है, जो इस्लामिस्ट देश है, उनके यहाँ तो मदरसों की शिक्षा नहीं हो रही है, उनके यहाँ तो बढ़िया शानदार तरीके से स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं। कि मदरसा का मतलब क्या होता है? जहाँ पर तालीम हासिल की जाए, जहाँ पे दर्स लिया जाए। स्कूल का भी वही मतलब होता है। स्कूल और मदरसा ये सिर्फ जबान का फर्क है, एक अंग्रेजी जबान का शब्द है और एक अरबी जबान का शब्द है जो विद्यालय के माने। लेकिन प्रोफेसर साहब जब भी मदरसे की कोई तस्वीर आती है तो मैं छोटे छोटे बच्चों को, एक मिनट, बहुत समय से मैं न्यूज पढ़ रही हूँ, एक मिनट, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। और मेरा प्रश्न ये है कि जब भी मैं मदरसे की कोई तस्वीर मेरे सामने आती है, मैं बहुत अरसे से ये पत्रकारिता कर रही हूँ, तो मुझे हमेशा वो ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं। ये जो है, मैं बता दूं, ये मीडिया का देन है, इसीलिए आप नहीं पढ़ती। तस्वीरें मीडिया का खेल हो रही है। अलीमुद्दीन साहब मदरसे के पढ़े हुए हैं, अलीमुद्दीन साहब को सुन लेते हैं। मैं कह रही हूँ कि अभी का लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बता दूं कि माइंड की जो डेवलपमेंट होती है एक बच्चे की, वो 5 से 6 साल में पूर्ण तरह से डेवलप्ड हो जाती है। और जो दीनी तालीम हम लोग में देने की हिसाब है वो ये है कि बच्चे को जल्द से जल्द मदरसे में डाल के उसे 5 से 6 साल के अंदर हिफ्ज कराओ। और जो बच्चा हिफ्ज कर चुका होता है उस एज से, या वो 10 साल लगाता है या हिफ्ज मतलब रटाओ। बिल्कुल, आपको बताएं, हिफ्ज करना मतलब मेमोराइज करना पूरे कुरान को, वो जो कर लेता है उसकी जो मेंटल पावर जो स्ट्रांग। अब मुझे लगता है कि मुझे एक बार फिर प्रियांक जी को कटघरे में बुलाना होगा, क्योंकि सवाल उनसे बहुत सारे हो गए हैं और प्रियांक जी से मैं जवाब लूंगी। उससे पहले प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाहते हैं क्या? ये प्रोफेसर साहब कहना ये चाह रहा हूँ, मैम जो कहना चाह रहे थे सिर्फ मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो बताना चाह रहे थे कुरान हिफ्ज करने की वजह से, एक कुरान जो मुसलमानों की जो किताब है वो तो है तो पूरी दुनिया के लिए, लेकिन मुसलमान पढ़ते हैं इसलिए मुसलमानों की किताब में कह रहा हूँ, इसको हिफ्ज करने की वजह से मेमोरी पावर इतनी बढ़ती है कि आज की डेटा में आपको बताना चाह रहा हूँ, एक एकेडमी है शाहीन एकेडमी, वो सिर्फ ये कहती है कि अगर बच्चे ने कुरान हिफ्ज कर लिया है तो उसको डॉक्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी, इंजीनियर बनाना मेरी जिम्मेदारी, और बनाते चले जा रहे हैं वो, और ये बाकायदा डेटा है। नहीं शाहीन, मैं नाम ले रहा हूँ। लेकिन आप भी जानते हैं कि जितने भी डेवलप्ड नेशन है, यानी विकसित देश है, वहां पर रटने की थ्योरी को नकार दिया गया है, प्रैक्टिकल थ्योरी को ही तवज्जो दी गई, और यहीं आप पिछड़ रहे हैं मदरसों में। आपको एक चीज बताऊं, यहीं पर एक बच्चा है, यहाँ इस महफिल में मौजूद एक बच्चा है जो कुछ नहीं जानता था मेमोराइज। आप किसी भी लैंग्वेज में उससे बात करके देख लीजिए हिफ्ज क्या हुआ है। मैं बुला दूंगी, मैं आ रही हूँ, मैं आपको कटघरे में बुलाऊंगी। एक मिनट, अब मुझे प्रियांक जी का रुख करना होगा। और देखिए प्रियांक जी, एक ये भी आरोप लग रहा है कि साहब मदरसे में तो नकली नोट छप रहे हैं, प्रयागराज का वो केस सामने आया, एक जगह मदरसे में जो मौलवी साहब है वो छोटी बच्ची के साथ रेप कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मदरसों की जो तस्वीर पेश की जा रही है, क्या वो सबसे बड़ी वजह है कि आपको यहाँ अदालत तक पहुंचना पड़ा कि अगर सब कुछ पाक साफ होगा तो इस तरह के अपराध में भी कमी आएगी? मैं जिस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ वो कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ इत्तिफ़ाल है। कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं, कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं। पिछले
लगभग 70-75 सालों से कम्युनिटी को गुमराह करने का काम लीडर्स ने किया है। उसका असर ये है, आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इस रिपोर्ट के मद्देनज़र हम लोग यहाँ बैठे, एक बार ईमान उठा के बताइए किसने पूरी रिपोर्ट पढ़ी? मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है और मैं एक चाहता मिनट, हूं कि पढ़ाई जाए। मैंने नहीं पढ़ी। किसी ने रिपोर्ट नहीं पढ़ी ना? बिल्कुल नहीं पढ़ी है। आप जो बोलेंगे बस उतना ही हम जानते हैं। पाटली वाटली कुछ नहीं होता साहब। एक अक्षर रिपोर्ट का पढ़ लीजिए, फिर बहस करते तो ज़्यादा बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल ये इनकी गलती है। लेट मी फिनिश। दूसरी बात ये है, मैंने आप सबकी बात सुनूंगा ना, मुझे बैठना है तो सुनना, मेरी तो सुनो पहले। कई सारी बातें हुई। एक शख्स ने कहा कि 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। ये रिपोर्ट उसमें से आंकड़ा बताती है कि उन 3.25 करोड़ में से 1.25 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं और अनमैप्ड अनरजिस्टर्ड मदरसों में हैं। दूसरी मतलब अवैध मदरसों का जिक्र कर रहे हैं। मैं अनरजिस्टर्ड अनमैप्ड बोलता हूँ उनको। ठीक है। दूसरी बात, जो तमाम शख्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मुसलमान कौम को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, स्कूल नहीं मिलता, एडमिशन नहीं मिलता। मैं 9 साल से कमीशन में काम कर रहा हूँ। मैंने एजुकेशन में काम किया। मेरी बात तो मुझे ख़त्म तो करने दीजिए बात। मुसलमान की बात कर मुझे ख़त्म तो, देखिए आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर बात आप एक मिनट देखिए, आप थोड़ा सा अदालत का जज साहब यहाँ बैठे, थोड़ा सा उसको कीजिए। हाँ, ऐसा इलाका देश में कोई एक व्यक्ति बता दे जहाँ धार्मिक आधार पे स्कूल ना खोला गया हो। ठीक है, ठीक, कोई बता दे, हम 24 घंटे में खुलवाएंगे। तीसरी बात, हायर एजुकेशन सर्वे का डाटा बता रहा हूँ। कई लोगों ने दावे किए कि हायर एजुकेशन में मदरसे की पढ़ाई से पहुंच रहे हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हायर एजुकेशन सर्वे का जो डाटा है, वो डाटा ये कहता है कि मुसलमानों के 5% के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो हायर स्टडीज़ में पहुंच पा रहे हैं। इसका कंपैरिजन जब आप SC और ST के साथ करेंगे, यही पिछड़ी हुई पढ़ाई के मामले में कौम है हमारे, जो SC और ST के साथ करेंगे तो SC के बच्चे 14% के आसपास है, ST के बच्चे 6% के आसपास है। आबादियों में अंतर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, आर्टिकल 45 में ये लिखा कि संविधान के लागू होने के 10 साल के भीतर हम फंडामेंटल एजुकेशन सब बच्चों तक पहुंचाएंगे जो 6 से 14 साल तक के, और मुफ्त पहुंचाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने लिख दिया। ठीक है। पहले एजुकेशन मिनिस्टर का नाम लिया गया, मौलाना आज़ाद थे। मौलाना आज़ाद के बाद 4 और मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर हुए। ठीक है। SC और ST कम्युनिटी इतनी प्रिविलेज्ड नहीं रही कभी भी जिनको इतने एजुकेशन मिनिस्टर्स मिले हों। 20 साल तक मुसलमान एजुकेशन मिनिस्टर इस मुल्क को मिले। मौलाना आज़ाद ने उत्तर प्रदेश के मदरसे में खड़े होकर संविधान लागू होने के बाद ये कहा, जो इस रिपोर्ट में रिकॉर्ड पर है, कि मुसलमानों को यूनिवर्सिटीज में और स्कूल्स में जाने की जरूरत नहीं है, केवल दीनी तालीम उनके लिए बहुत है। इट इज द लीडर्स हु लीड द वे। आपके लीडर्स ने आपको गुमराह किया है कि जो मुसलमानों के जो नेता है, मैं आऊंगी अभी कटघरे में वो है। अब मेरा सवाल प्रियांक जी आपसे, एक मिनट रुक जाइए। अब मैं आऊंगी, आप आएंगी मैडम, आप बैठ जाइए। ये दारुल उलूम देवबंद की हिस्ट्री में है। अच्छा, दारुल उलूम देवबंद ने छापा है इस किताब को, जिसमें मौलाना आज़ाद ने ये कहा है। अच्छा, एक मिनट चैलेंज प्रियांक जी, अब मेरा सवाल एक और है आपसे। आपको ऐसा लगता है कि एक मिनट रुक जाइए, आपको ऐसा लगता है कि साहब अच्छी तालीम जो है वो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में ही होती है? तालीम तो आप भी जानते हैं हमारे सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, किस तरीके के शिक्षा का स्तर है, ये भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। किस तरीके से पर्चे लीक होते हैं और किस तरीके से नकल की जाती है। तो आप उनके लिए क्यों नहीं कोई मुकदमा लेकर या कोई केस लेकर कोर्ट में पहुंचे ना? सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हम पहुंचे हैं, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम पहुंचे हैं। अभी आपको मौका मिलेगा। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम पहुंचे हैं ना, कि आप जब भी मन होता है खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं। गरीब बच्चों को हमने देश के सामने पहली बार, मेरे सवाल का हमने पहली बार देश के सामने तथ्य रखा कि केरल की सरकार गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिले नहीं देती। आप उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाते? हमने पहली बार ये तथ्य, आप बता रहे हैं चला लेंगे। अरे हमने तो पब्लिक डोमेन में डाली सारी इन्फॉर्मेशन। ये भी दिखाई दिए आपको, वो स्कूल नहीं दिखाई दिए, हमने तो दिखाया नहीं दिखाई दी, वो अंग्रेजी मीडियम आपने अदालत नहीं लगाई। हमारी वो रिपोर्ट भी उसी वेबसाइट पे जिस पे ये है,
आपने अदालत नहीं लगाई। चलिए ठीक है, तो आपने हमारी गलती तय कर दी है यहाँ पर, मीडिया की गलती प्रियंक जी ने मीडिया वो दिखाएगा जिसमें सेंसेशन आए। बिल्कुल गरीब बच्चों की पढ़ाई में किसी को सेंसेशन नहीं आता। गलत है, और मैं चाहती हूँ कि जज साहब इसमें आप थोड़ा सा इंटरवीन करें और इनको बोले कि ऐसा मीडिया के ऊपर आरोप लगाते हैं। हम अपनी नौकरी बहुत जिम्मेदारी से करते हैं, हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हर खबर ईमानदारी से आप तक पहुंचाएं। अगर समाज के बीच में कोई मुद्दा उठ रहा है तो उसके ऊपर मुकदमा भी चलाएं और जनता की राय को जनता के बीच में पहुंचाएं। शोभना जी, ये जो इन्होंने मुझसे मांगा कि मैंने कोट कहाँ से लिया है, आपकी इजाजत हो जज साहब तो करिए। हिस्ट्री ऑफ दारुल उलूम देवबंद 1980 पेज नंबर 252 से 254 मौलाना आज़ाद का मदरसे में खड़ा होकर दिया हुआ भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा है उस वक्त देश में 24 यूनिवर्सिटीज़ थी कि है मुसलमानों के बच्चों तुमको यूनिवर्सिटीज़ में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मिनट, सर सैयद हुसैन जिसका परिणाम है सर सैयद हुसैन साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, वहां से मैंने तालीम ली है। मैं एक मिनट, उनकी वेबसाइट पे प्रियंक जी अब आप बाहर आ जाइए। एक मिनट भाई, मैं आपको बता दूं कि सर सैयद साहब जिन्होंने कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरी तालीम हुई है। तो मैं इस बात को तो कम से कम नहीं मानूंगी कि कोई मुस्लिम व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति ये कहे कि साहब आप यूनिवर्सिटियों में मत जाइए और सिर्फ दीन की तालीम लीजिए। मौलाना आजाद ने कहा है शोभना जी, आपके नहीं मानने से इतिहास नहीं बदल जाएगा। जमीयत उलेमा इस्लाम किसने बनाई? किसने 1945 में ये कहा हिंदुस्तान में तबलीग करने का हक हमको चाहिए? किसने कहा 1945 में? कानून साहब मैं बता दूं। एक मिनट, हाँ। आपसे मोदी जी ने एक नारा दिया कि मैं मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देना चाहता हूं। बिल्कुल देना चाहते हैं। मदरसा बोर्ड इसीलिए बनाए गए थे कि मदरसों की एजुकेशन को मॉडर्नाइज किया जा सके। बिल्कुल। उसे आप एक मिनट, उसे आप बंद करने की आप रिकमेंडेशन। एक मिनट सर, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। बोलिए। आपने जमीयत उलमा हिंद ने अपने मदरसों को NIOS से जो है एफिलिएट किया और आपने उसके NIOS के ऊपर इंक्वायरी बिठा करके उसे बंद कराया। क्यों बंद कराया? मोदी जी के अगेंस्ट है, मोदी जी के नारे के अगेंस्ट है। NIOS की मोदी जी के नारे NIOS की फीस है 2000। जमीयत उलेमा हिंद यूनाइटेड किंगडम में बैठ के 10,000 रुपए पर चाइल्ड के हिसाब से चंदा ले रहा था और पाकिस्तान उस पैसे को भेजा जा रहा था। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। एविडेंस है हमारे पास। एक मिनट, आप प्रोफेसर साहब इसका जवाब देना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब, और क्वेरी ये है कि पहले तो ये क्लियर हो जाए कि आपका मदरसा किस क्लास तक चलता है और कितनी एज के बच्चों तक चलता है। बिल्कुल, चलिए बोलिए, क्योंकि जज साहब की तरफ से ये सवाल आया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मदरसे के बारे में जान लें कि जो मदरसे का लेवल होता है वो स्कूल का लेवल होता है। किस क्लास एंड किस एज के बच्चों? मैं बता दे रहा हूँ, वो इक्विवेलेंट होता है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज। जैसे मैं अब अपने बारे में बता दूं कि मैंने हाई स्कूल नहीं किया है, मैंने इंटरमीडिएट नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है मदरसे की तालीम हासिल करके। ठीक मदरसे से पढ़ने के बाद आकर के ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है। लेकिन इसमें मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगी। हाँ। क्योंकि अगर आप मदरसे से तालीम लाते हैं तो वो सर्टिफिकेट क्या यूनिवर्सिटी मानती है? क्या वो सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया मानती है या DU भी मानती है? अब पूरी बात सुन लें। अच्छा मुझे बोलने दें। मैंने आज जिस मदरसे को ये बंद करने की बात कर रहे हैं, मैं मदरसे को बंद करने की बात नहीं कर रहा, बोर्ड को बंद करने। अब गलत बोले तो पूरी बात सुनना। मदरसा बोर्ड सुन ले। मुलायम सिंह नहीं कैसे करें आप? सेंट्रल में 2004 में सेंट्रल में किसने बनाया? 2004 आप बताइए सेंट्रल में पहली बात तो आप शायद किसी मजबूरी के तहत जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ी कंट्रोल करोगे मुझे? प्रोफेसर साहब आपकी क्लास नहीं है। मेरी बात तो सुन ले। मैं कह रहा हूं प्रियांक जी थोड़ा सा संयम रखें। सुन ले, अपनी बात करें। एक मिनट सुन लें। ये जिस बोर्ड को बंद करने की बात कर रहे हैं, मैं उस बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। चलिए अलीमुद्दीन साहब अपना पक्ष रखिए। जाकिर नाइक का पाकिस्तान एक मिनट रुकिए, जज साहब कुछ कह रहे हैं।
अजमल कसाब को भेजा था पाकिस्तान में अडवाणी जी को कब बनवाएंगे? बिरयानी खाने को कब बनवाएंगे? अजमल कसाब को भेजा था पाकिस्तान। तो जाकिर नाइक आपका हीरो है, जाकिर नाइक आपका हीरो है। एक मिनट, बिरयानी खाने कौन गया था? प्रियंक जी शांत हो जाइए, बिरयानी खाने कौन गया था? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मोदी जी हमारे हीरो हैं। आप शांत हो जाइए, हमारे हीरो हैं। एक मिनट, यहाँ पर जाकिर नाइक हमारा हीरो नहीं है, जाकिर नाइक हमारा हीरो नहीं है। बिरयानी खाने कौन गया था? जाकिर नाइक चला गया तो क्या हुआ? बिरयानी खाने क्यों एक गया था मिनट, वो? यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है जाकिर नाइक साहब, यहाँ पर बहुत गंभीर चर्चा इस समय। जज साहब एक मिनट रुक जाइए, मैम एक मिनट रुक जाइए, मैम एक मिनट रुक जाइए, आपस में बातचीत मत कीजिए, एक मिनट। यहाँ पर बहुत ही गंभीर मसले के ऊपर चर्चा चल रही है। यहाँ पर मुद्दा जाकिर नाइक साहब नहीं है, यहाँ पर मुद्दा मदरसा है। विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्राताम पात्रतया धनमाप्नुति धनात् धर्म ततः सुखम। आप भी मदरसे से पढ़े हैं? मदरसे से पढ़ाने में हाफिज गुलाम सरवर हूँ। अच्छा, यानी जिस कंठस्थ की बात अभी हो रही थी, मैंने उसको बचपन में ही हिफ्ज कर लिया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एक मिनट, नहीं ये गलत है आपकी बातें। ये कोई मंदिर नहीं है, यहाँ पे ये अदालत में इस तरीके के नारे नहीं लगेंगे, और ये कोई धार्मिक स्थल नहीं है। इसको आप यहाँ पे अखाड़ा मत बनाइए, नहीं प्लीज, नहीं, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये गलत बात है। आप जज साहब, जज का भी अपमान कर रही हैं। शांत बैठिए। हाँ, नारे लगा दिए, कोई आपत्ति की बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। राम जी का नाम लिया गया, कोई नहीं, पर ये जगह गलत है, ये अदालत यहाँ पर लगी हुई है। इशू से डाइवर्ट ना हो। बहुत पहले तो बधाई दूं कि एक अच्छे विषय को आपने चुना और चुनकर आपने डिबेट कराया। देश इससे लाभान्वित होगा, निसंदेह लाभान्वित होगा। मैं मदरसे का प्रोडक्ट हूँ, हाफिज हूँ, इसमें हमको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैं मदरसे का हूँ कि नहीं, क्योंकि हाफिज हूँ, बचपन में ही था। एक बातें बहुत सारी करनी है हमको। मदरसे के प्रोडक्ट कौन कौन है जो है वो ऑलरेडी मदरसे से फारिग हैं। आमिर सुबहानी और इतनी लंबी दाढ़ी और टोपी, मौलाना है। मैं कहना चाहती हूँ, मदरसे पे डिबेट करते हो आप। अभी नीट में 47 लाख बच्चे बैठे थे, और पूरा आंकड़ा बताती हूँ कि आप एम्स ले लो, IIT ले लो, या पूरे दिल्ली का, पूरा कोई भी दिल्ली DU हो, जामिया अलीगढ़, जो भी लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ 1 लाख से ज्यादा सीट नहीं है। अब 27 लाख बच्चे चाहे नहीं नीट क्वालिफाई किए, कहाँ जाएंगे? ये पहले बात। सब मदरसों में जाएंगे, वो तो स्कूल तक की शिक्षा है। मैडम बैठिए आप। अब मेरा सवाल इससे इधर है, एक मिनट बैठ जाइए आप। अरे मैडम बैठ जाइए। अब मेरा सवाल यही है, अगर मदरसा, एक मिनट, मेरा सवाल, मेरा मलिक साहब, अरे बैठ जाइए, हो गई आपकी बात, हो गई मैडम, बैठ जाइए। मलिक साहब, मेरा सवाल देखिए, आरोप ये भी है कि अगर मदरसों की शिक्षा इतनी उम्दा है, इतनी शानदार है, तो फिर सारे के सारे मुसलमान कम्युनिटी जो है वो मदरसों में ही क्यों नहीं अपने बच्चों को दाखिल करा रही है? क्यों उनके बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम में और सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं? मलिक साहब जवाब देंगे। मलिक साहब एक मिनट रुक जाइए। मलिक साहब देखिए, ये एक बड़ा वैलिड सवाल है। सारे के सारे मुसलमान आबादी जो है वो अपने बच्चों को नहीं भेज रही है। मेरे बच्चे, मैं आपसे आऊंगी, मेरे बच्चे जो है कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे छोटे भाई का बच्चा जो है वो मदरसे में पढ़ता है। ठीक है, ये जो है राइट टू चॉइस है। मेरे खानदान में एक मौलवी होना चाहिए, मेरे खानदान में एक हाफिज होना चाहिए, मेरे खानदान में एक वकील होना चाहिए, मेरे खानदान में एक डॉक्टर होना चाहिए। इट इज ए राइट टू चॉइस। कुछ लोग अगर मदरसे में पढ़ना चाहते हैं, राइट टू चॉइस इन एजुकेशन। मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मदरसे में लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा। अरे किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा। आपको नहीं कह रहा मैडम, आपको प्लीज, आपको नहीं कह रहा। कुछ लोगों को जाकर परेशानी हो रही होगी मदरसे के एजुकेशन से। मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि गुरुकुल शुरू होने चाहिए, ताकि जो है हमारी जो सभ्यता है वो फल फूल के आए। लोग जो है, एक मिनट मैडम, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उनके खानदान में जो है कहते एक ने भी जो है एक वेद नहीं पढ़ा होगा। अरे वेद पढ़ते नहीं है, द्विवेदी और त्रिवेदी और चतुर्वेदी लगाते हो।
मेरी गुजारिश ये है मुझे कि लग रहा है मोदी पर्सनल सरकार हो रहे जिसे हैं। मुझे लग रहा है पर्सनल हो रहे हैं। नहीं पर्सनल नहीं हो रहा, पर्सनल बिल्कुल एक मिनट, अब मैं अगले सवाल पे आना चाहूंगी। बिल्कुल पर्सनल और प्रोफेसर साहब से मेरा, अब आपकी सुन ली मैंने, मलिक साहब हो गई पूरी बात, पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात। हाँ मलिक साहब हो गई पूरी बात। हाँ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे क्या कहते हैं हिंदू भाइयों को गुरुकुल स्टार्ट करने चाहिए, वेदों की शिक्षा देनी चाहिए। भाई हिंदू भाई तो यहाँ पर ये मान रहे हैं ना कि हमें बेहतर शिक्षा उन अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मिलेगी, जब विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल सब पढ़ाया जाएगा, सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनाया जाएगा। एक मिनट, इसीलिए मैं कह रही हूँ, एक मिनट, अब मैं प्रोफेसर साहब का अगले सवाल का रुक हो गया है। जज साहब मैं इजाजत चाहूंगी अगले सवाल के लिए। एक मिनट, ऑर्डर हो गया। एक मिनट, अगला सवाल मेरा प्रोफेसर साहब आपसे, और अगला सवाल आरोप है, वही मैं आरोप का सवाल, उसके बाद एक मिनट आरोप है, एक मिनट रुक जाइए मैडम। आरोप मेरा ये है, और ये ऐसा आरोप लगता है कि जब सिविल सर्विसेज के नतीजे आते हैं या देश में वैज्ञानिकों के नतीजे आते हैं, कौन कौन वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, या ये कहिए कि IAS IPS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो उसमें ये जो आबादी है मदरसों वाली, मैं इसको बुराई नहीं कर रही हूँ आपकी, आप इस सवाल को समझिएगा, ये जो मदरसों की आबादी है वो बड़ी कम परसेंटेज में है। इसकी क्या वजह है? क्या इस परसेंटेज को सुधारने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं, या सिर्फ झंडा उठा के मदरसे होने चाहिए इस पर रखे हुए? बोले अपनी बात। देखिए, ये बहुत इन्होंने एक बहुत ही वैलिड सवाल किया है और इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। मुसलमानों की जो जनसंख्या है और जो एजुकेशन का जो रेशियो है, उस हिसाब से जो मदरसे हैं उसके एतबार से कामयाबी अगर देखेंगे तो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और सिविल सर्विसेज में भी मदरसों की तादाद बहुत बड़ी है। ठीक है, बहुत बड़ी है। अच्छा, अब मैं एक ऐसा सवाल जो पहले आपने किया था, मैं अब उस पर भी आ जा रहा हूँ। आप यकीन जानिए, मदरसे कुछ कर सके या नहीं कर सके, लेकिन बेहतरीन और अच्छा इंसान बनाते हैं। और इसी वजह से, अरे भाई अब पूरी बात सुन लें, इसी वजह से मैं इसीलिए अपनी मिसाल अब मैं दे रहा हूं। जो सवाल आपने किया था, मेरा बेटा पिनेकल स्कूल में पढ़ता है, पंचशील इनक्लेव, और बेटी कार्मेल कॉन्वेंट पे पढ़ती है, लेकिन शाम को मदरसे में भी जाती है, ताकि चलिए अब मेरा अगला सवाल, नहीं मैंने सुन लिया। देखिए मुझे आगे बढ़ना होगा। जज साहब, अगला आरोप जो है वो भी है, और आरोप ये है मदरसों के ऊपर कि आधुनिक शिक्षा देने की बजाय आप बच्चों को कट्टरपंथी बनने की ट्रेनिंग देते हैं। आप क्या सिखाते हैं बच्चों को? जो इस्लाम नहीं मानता वो काफिर है। एक किताब है तालीमुल इस्लाम, एक मिनट सुन लीजिए, इसके पेज नंबर 6 पर कुछ सवाल हैं और जवाब भी दिए गए। जज साहब का आदेश हो तो क्या मैं पढ़ के सुनाऊं? यस। ठीक है, अब मुझे सुनाना होगा। जो अल्लाह में भरोसा नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? तो जवाब है उसमें काफिर। एक मिनट रुक जाइए, पूरा हो जाने दीजिए। जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरे भगवान की पूजा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? काफिर और मुशरिक। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या कभी मुशरिकों को मुक्ति मिलेगी? तो यह जवाब है उस किताब में कि मुशरिकों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, उन्हें सजा मिलेगी। अब बताइए ये कैसी तालीम है? मदरसे में तालीम लिए हुए कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद है, उनको भी सुनना, उनके पक्ष को जानना भी बहुत जरूरी है जब ये मुकदमे की कार्रवाई चल रही है। बोलिए साहब, क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। सबसे पहले तो मैं बात ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें चालू हो गई जो जानकारी नहीं है जिन लोगों की, बहुत सारी इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है और मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ। तो ये जितने लोग भी हैं जो को बिना जानकारी के बोल रहे हैं, बिना अपनी बात कही है ना, आप दूसरों की कमियां बाद में गिनाइएगा। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मदरसे पे जो आरोप है बिल्कुल गलत है। मदरसा हायर एजुकेशन भी देता है और अच्छे अफराद भी पैदा किए, अच्छे मेंबर्स बनाए हैं, और उसको प्रमोट करना चाहिए और सारे लोगों को मिलकर, सारे हिंदुस्तान के लोगों को मिलकर। अभी मदरसे में इस्लाम के साथ साथ डिस्कवरी, टीचिंग ऑफ इस्लाम और स्कूल की तालीम हर शहरों में बराबर दी जा रही है। जैसे दिल्ली में बच्चे स्कूल से भी पूरी तालीम मुकम्मल करते हैं, हाफजा भी करते हैं और फिर मदरसे की भी तालीम हासिल करते हैं। जैसे सर ने कहा कि मैं स्कूल के अलावा सब बकवास, तो ऐसा नहीं, वो दोनों चीज़ों की तालीम हासिल कर रहे हैं। वो इंसाइक्लोपीडिक और डिस्कवरी और मल्टी टैलेंटेड बन रहे हैं। ठीक है, तो मल्टी मैम हमारा भी मदरसा है, हम AIB एजुकेशन देते हैं। पर आप क्या सिखाते होंगे? खुद ही आप बीच बीच में उठ के खड़ी हो जाती है, बताइए। गलत बात उनकी सुनने के लिए बार बार माइक घुसरते हो। आप सही बात मैडम बारी पे बोलेंगी ना, आप क्या तालीम देती होंगी बच्चों को मदरसे में? आप ये बताइए, आप कहीं भी उठ के खड़ी हो जाती है, बोलने लगती है। तालीम से ज्यादा जरूरी है उसके हक। चलिए ठीक है, चलिए एक बार मैं
प्रोफेसर साहब अपना कुछ पक्ष रखना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब। नहीं, मैं एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ, बोलिए। अब अगर मैं ज्यादा बोल चुका हूँ, ये भी यूनिवर्सिटी से में है आप और भी मदरसे से बोलिए। हाँ, पढ़े चले हुए तो हैं। आपकी बार आप उन्होंने नहीं प्रोफेसर बोला है, साहब, आप भी इनको आप दीजिए, खड़े भी हुए थे, मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रोफेसर साहब अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। माइक नहीं, आप इधर आए, आप मेरे साथ आए, इधर आए। अभी जज साहब जो बात कह रहे थे कि मदरसे का लेवल्स, एक तो उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। मदरसे जो है कई अलग अलग लेवल पे तालीम देते हैं। एक तो बुनियादी तालीम है जो मकतब देते हैं, और जो हमारे इंटीरियर में गांव तक में ये पूरा सिस्टम जो है कि जो मस्जिद है, मस्जिद से अटैच्ड मकतब होता है, और कभी कभी अगर सेपरेट बिल्डिंग नहीं है तो मस्जिद के अंदर ही जो मकतब की प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है। प्राइमरी एजुकेशन में सभी सब्जेक्ट शामिल हैं। इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन है जिसको सानवी तालीम अरबी में बोलते हैं, और आपको इंग्लिश में सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये मुकम्मल करने के बाद इसमें जो डिग्री मिलती है वो आलिमत की डिग्री मिलती है। ठीक है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा जल्दी से अपनी बात कोर्स और जिसको बोल रहे थे बार बार रटने वाला, तो एक कोर्स होता है कुरान मेमोराइजेशन प्रोग्राम। जो कुरान पाक है उसको लर्निंग, उसको मेमोराइज करना, याद करना, जबानी लर्निंग बाय रॉ। चलिए ठीक है। अश्विनी जी, अब मैं चाहूंगी कि आपने पक्ष सुन लिया, आप कुछ और बात कह रहे हैं, ये कुछ और बात कह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी रिपोर्ट में भले ही होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, पूरी पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान पक्ष को नाराजगी हो रही है कि आप शायद मदरसों को बंद करना चाहते हैं। क्या है आप कहेंगे? सुन लेंगे आप, एक मिनट शांत रहेंगे आप। जब तक आप नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन को पैरामाउंट रख के एजुकेशन देते हैं तो ये माना जाता है कि आपका एजुकेशन शिक्षा पद्धति सही है। मोमेंट आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से निकले हुए एजुकेशन को पैरामाउंट रखते हैं तो जो संविधान का बेसिक हम कहते हैं ऑब्जेक्ट सेक्युलर, जब देश सेक्युलर है तो शिक्षा प्रणाली भी सेक्युलर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं प्रियांक जी चाहूंगी कि आप यहाँ पर बैठे, क्योंकि अब फैसले की घड़ी आ गई है और हमने सबके पक्ष को सुनवाया है, जज साहब ने सुना है पूरे ध्यान से। हाँ, बोल दीजिए, बोलिए। हाँ, जल्दी से, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। बिल्कुल आपके पास। मैं आपको एक चीज बता दूं, खास तौर से इस्लाम के हवाले से जो स्क्रिप्चर्स के जरिए जो चीज मिलती है वो भी नेशन बिल्डिंग के लिए है। इसी वजह से मदरसे के अंदर से जो तालीम हासिल अब मुझे लगता है कि जज साहब, एक मिनट, अब प्रोफेसर साहब आप थोड़ी शांति रखें, और अब मैं चाहती हूं कि अब जज साहब आपने दोनों पक्षों को सुन लिया है, आप अपना फैसला सुना दें। दोनों पक्षों को सुना, बहुत अच्छी बहस हुई और निष्कर्ष ये निकला कि शिक्षा को अगर बढ़ाना है तो राष्ट्र को अपने हाथ में लेना होगा, और जब तक राष्ट्र अपने हाथ में शिक्षा को नहीं लेगा तब तक धर्म के नाम पर अगर शिक्षा को बांटा जाएगा तो उचित नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अब जज साहब के फैसले को भी सुन लिया है। तो अब जी न्यूज़ कचहरी में मुझे दीजिए इजाजत, मेरे साथ इतना ही। जी न्यूज़।